हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखे होंगे और आपका स्कोर लगातार आपके टेस्ट सीरीज में बढ़ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आज के सीरीज को, साइंस के क्वेश्चंस को 30 प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। तो जितने भी फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं सारे लोगों को गुड इवनिंग। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिस भी ग्रुप में आप स्टडी करते हैं, जिस ग्रुप में आप तैयारी करते हैं, उस ग्रुप में वीडियो को आप, लिंक को आप जरूर भेज दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। पिंकू, दुर्गेश कुमार, धानु कुमार, करेलाल, दुर्गेश, सूरज कुमार, निकिता कुमारी, स्तुति कुमारी, संजना कुमारी, सारे लोगों को गुड इवनिंग। पूजा, संजना, सारे लोगों को गुड इवनिंग। जैकी कुमार, सब लोगों को गुड इवनिंग, सब लोगों को प्रणाम, सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार आप सभी खूब मन लगा करके तैयारी को करिए ताकि इस बार का सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाए। सारे लोगों को गुड इवनिंग। जितने लोग जुड़ चुके हैं सारे लोगों को गुड इवनिंग और जो लोग नहीं जुड़े हैं उन सारे लोगों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए, सारे लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको एक जगह नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा ताकि वो आप आगे चल करके आपको रिवीजन में हेल्पफुल हो। तो चलिए, बहुत समय नहीं लेते हुए सभी लोगों को गुड इवनिंग। बहुत समय नहीं लेते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए और आराम से उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रक्त के स्पंदन में मदद करने वाले विटामिन का नाम आपको बताना है। फटाफट बताइए। पूजा कुमारी, सब लोगों को थैंक्स, धन्यवाद। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। सभी लोगों को गुड इवनिंग। बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है और प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो पिछले साल कई बार रिपीट हो चुका है और हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। उसी तरीके का प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। रक्त के स्पंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? कौन सा विटामिन है? वेरी गुड। जितने सारे लोगों ने विटामिन डी कहा है सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। डिले ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करने वाला विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन के है। ठीक है, अब चलिए फटाफट 2-3 प्रश्न यहां से और तैयार कर लिया जाए। आप फटाफट बताओ कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सारे लोग जान रहे हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। फटाफट जितने लोग बताते चलिए। विटामिन बी है तो विटामिन बी का अलग अलग सीरीज है। तो अगर आपसे मान लो कोई पूछे कि बताओ B1 से कौन सा रोग, तो क्या बोलिएगा? बेरी बेरी। बेरी बेरी नामक रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस जो होगा वो किससे होगा? विटामिन ए से। विटामिन B1 से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी नामक रोग विटामिन B1 से। ठीक है, और विटामिन में एक आता है, बी में ही आता है विटामिन B6। ठीक है, एक विटामिन हो जाता है क्या? विटामिन B6। इससे क्या होता है? रक्त अल्पता। रक्त अल्पता यानी शरीर में क्या हो जाता है? शरीर में रक्त का क्या हो जाता है? कमी होने लगता है। रक्त अल्पता की जो समस्या होती है वो किससे होती है? विटामिन B6 से होती है। और विटामिन के जो है वो सारे लोग जान ही गए, इससे क्या होता है? डिले ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आती है। चलिए, वेरी गुड। जितने सारे लोगों ने कहा है सभी लोगों का सही है। एनीमिया, हाँ, इसी को एनीमिया भी कहते हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आज का जो दूसरा प्रश्न है, आज का दूसरा प्रश्न है, मलेरिया रोग किससे फैलता है? मलेरिया जो बीमारी है वो किससे फैलता है? फटाफट बताइए। मलेरिया बीमारी किससे फैलता है? फटाफट बताइए। मलेरिया नामक जो बीमारी है वह किससे फैलता है? आंसर दीजिए। मलेरिया नामक जो बीमारी है वह किससे फैलता है? मलेरिया नामक बीमारी जो है वो किससे फैलेगा? वेरी गुड। जितने लोगों ने कहा है मादा एनाफिलीज, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। और मलेरिया रोग जो है वो किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। याद कर लीजिए, किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। और इस मलेरिया
प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ को लेकर के जाने वाला जो वाहक होता है वो कौन होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर नहीं होगा। क्यूलेक्स मच्छर का जो संबंध हो जाता है वो डेंगू से रिलेटेड। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर जो होता है, क्यूलेक्स फैटिगन्स जो मॉस्किटो है वो डेंगू और चिकुनगुनिया में चला जाता है। ठीक ना। और मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह ले आता है। नर मच्छर जहां पर भी लिखे बीमारी में दिखाई दिया नर मच्छर, तो उसको ऐसे ही आप गलत साबित कर सकते हैं, कह सकते हैं नर मच्छर जो होता है वो काटता नहीं है, फीमेल मॉस्किटो ही काटने का काम करती है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग बताइए? मलेरिया। तो मलेरिया से होने वाली जो मलेरिया जो बीमारी है, यह बीमारी याद कर लो किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से। और उसका ट्रिक भी हमने आपको बताया था, क्या क्या? पे काम सोप। ठीक है, ये तरीका हमने आपको बताया था, आपको याद भी होगा। पे काम सोप, इस पर जितने भी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं वो सब आ जाएंगे। पे से क्या हो जाएगा? पेचिस हो जाएगा, पेचिस। इसका पॉजिटिव एजेंट एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हो जाता है। का से क्या हो जाएगा? का से क्या हो जाएगा बताइए, फटाफट बताइए। पे से पेचिस हो गया, का से क्या हो जाएगा? काला जार। का से काला जार। म से क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। सो से क्या हो जाएगा? सोने की बीमारी, जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। और पा से क्या हो जाएगा? पायरिया। तो इतने सारे रोग किससे होते हैं? तो प्लाज्मोडियम से। पे से पेचिस, का से काला जार, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, और प से क्या हो जाएगा? पायरिया। और ये सारे रोग किससे होते हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, मानव रक्ताधान हो जाएगा यहां पर, रक्ताधान। मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता, जिसे यूनिवर्सल डोनर होता है, कहा जाता है? बी प्लस समूह, ओ समूह, ए बी समूह और ए प्लस समूह। फटाफट बताइए क्या होगा? फटाफट बताइए क्या होगा इसका उत्तर? यूनिवर्सल क्या पूछा जा रहा है आपसे? डोनर, जो किसी को भी दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर, कई बार ये प्रश्न पूछा है। क्या हो जाएगा? कंफर्म क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ओ। और यहां पर अगर मान लो आपसे पूछा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो किसी का भी ले सकता है। ठीक है, फटाफट बताइए यूनिवर्सल एक्सेप्टर का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यूनिवर्सल डोनर तो ओ हो गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर का नाम बताइए। वेरी गुड, ए बी। जितने लोगों ने ए बी कहा है सभी लोगों का सही है। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो क्या हो जाता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर, ग्राही, किसी का भी ले सकता है। और और ओ जो है ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। ठीक है, when the doctor tells someone that he has got tetraplegia, he means that he has got paralysis। ठीक है, तो वो किस अंग का पैरालाइसिस है आपको बताना है। टेट्राप्लेजिया जो है यह किस अंग का पैरालाइसिस है? फटाफट कमेंट कर करके आंसर बताइए। टेट्राप्लेजिया जो है यह किस अंग का पैरालाइसिस है? वेरी गुड। जितने लोगों ने कहा है दोनों हाथ और दोनों पैरों का, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। टेट्राप्लेजिया जो है यह किसका है? दोनों हाथ और दोनों पैरों का। टेट्रा दिखाई दिया तो यहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेट्रा दिखाई दिया तो टेट्रा वर्ड से ही आप समझ जाओगे क्या? दोनों हाथ और दोनों पैरों का यह बीमारी है। चलिए, पैरालाइसिस हो जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार के बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कई बार यह प्रश्न पूछा है और बहुत आसान है। बताइए, कार के बैटरी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कार के बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वेरी गुड। जितने सारे लोगों ने कहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका करेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में
कार के बैटरी में। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। फटाफट उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका जवाब। दो सूची दिया गया है, आपको मिलाना है। दोनों सूचियों को क्या करना है, मिलाना है, मैच करना है। फटाफट बताइए, फटाफट मिलाइए। दो सूची आपके स्क्रीन पर दी गई है और उन सूचियों को आपको मिलाना है। हाँ, कार की बैटरी, सल्फ्यूरिक एसिड, सही है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अगला प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन सूची 1 में है विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, पीतल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, तांबा और लोहा। फटाफट बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर दीजिए। वेरी गुड, सबका लगातार एक साथ ए आ रहा है, हम भी सहमत है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ए हो जाएगा। देखो विटामिन B12 जो है वो किस में हो जाएगा, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ये हमने पिछले सीरीज में भी आपसे बताया है। हीमोग्लोबिन जो है यह क्या हो जाए, इसमें क्या पाया जाता है, तो लौह पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। पीतल किसके साथ जुड़ेगा, तांबे के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने ए कहा है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। मिट्टी के घड़े में कौन सी क्रिया के कारण जो पानी रहता है ठंडा रहता है। गर्मी का इतना प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो इस प्रचंड गर्मी में भी ठंडा पानी पीने के लिए मिट्टी के घड़े का उपयोग करते हैं। तो उसमें पानी जो होता है वो क्यों ठंडा रहता है। ऑप्शन ए है द्रवण, बी है वाष्पीकरण, सी है ऊर्ध्वापातन, डी है शीतलन। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आराम से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और आज के सीरीज में हमको जहां तक लगता है सभी लोगों का 30 में 30 नंबर आएगा, किसी का कुछ गलत नहीं होने वाला, इतना आसान प्रश्न है। ठीक है, तो वाष्पीकरण जो है इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। वाष्पीकरण के कारण से क्या होता है, घड़े का पानी जो होता है वो ठंडा रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है। मनुष्य के शरीर का जो तापमान है उसे नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य किसका है। ऑप्शन ए है मेडुला, बी है थैलेमस, सी है हाइपोथैलेमस, डी है सेरिबेलम। फटाफट बताइए शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य किसका है, मेडुला का, थैलेमस का, हाइपोथैलेमस का, सेरिबेलम का। वेरी गुड, सबका एक साथ सही जवाब आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस। देखो मेडुला ऑब्लेंगाटा जो है यह पश्च मस्तिष्क का सबसे लास्ट पार्ट है। मानव मस्तिष्क जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है, 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा, आपसे पूछ रहे हैं बताइएगा कि मानव मस्तिष्क जो है बाहर से 8 हड्डियों के एक बक्से के अंदर बंद रहता है। ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड विद इन 8 बोनी बॉक्स, बोनी बॉक्स विच इज फॉर्म्ड बाय 8 बोन्स विच इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा उस बोनी बॉक्स को जिसके अंदर ब्रेन बंद रहता है। बताइए मानव मस्तिष्क जिस 8 हड्डियों के बक्से में बंद रहता है उस बोनी बॉक्स का क्या नाम है। फटाफट बताइए क्या नाम है, क्रैनियम। वेरी गुड, जितने लोगों ने क्रैनियम कहा है सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। क्रैनियम कितने बोन का बना रहता है, तो 8 हड्डियों का बना हुआ एक बक्सा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रैनियम कहते हैं। और इसी क्रैनियम के अंदर मानव नर में जो मस्तिष्क होता है उसका औसतन भार 1400 ग्राम और फीमेल में जो होता है वो लगभग 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, और ब्रेन और क्रैनियम के बीच में 3 परतें पाई जाती हैं। समझिए मानव मस्तिष्क के और क्रैनियम के बीच में 3 परतें पाई जाती हैं, उन परतों का नाम बताइए। तो देखिए सबसे बाहरी जो परत है, सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, उसका नाम क्या है, ड्यूरामेटर। ठीक है, क्या नाम है, ड्यूरामेटर। यह बाहरी परत है, मानव मस्तिष्क का आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा, ड्यूरामेटर। दूसरा मेम्ब्रेन जो है इसका नाम है आर्किनॉइड, आर्किनॉइड। ठीक है,
और तीसरा मेम्ब्रेन है, इसे क्या कहेंगे? पिया मेटर। क्या कहेंगे? पिया मेटर। ड्यूरामेटर, आर्किनॉइड और पिया मेटर जो होता है ये मानव मस्तिष्क के बाहर के क्या है? मेम्ब्रेन्स हैं, परत है। और इन्हीं परतों के बीच में एक द्रव्य पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है जो ब्रेन को आउटर इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है, बचाने का काम करता है। उस फ्लूइड का नाम याद कर लो, क्या बोला जाता है? सेरिबोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको? सेरिबोस्पाइनल फ्लूइड। यह फ्लूइड कहां पाया जाता है? तो ये इन तीनों परतों के बीच में पाया जाता है। और इसी फ्लूइड के अंदर, इसी द्रव्य के अंदर एक वायरस इफेक्ट कर देता है, जिस वायरस का नाम है इंटेरोवायरस। क्या नाम है वायरस का? इंटेरोवायरस। और यह इंटेरोवायरस जैसे ही मस्तिष्क के इन तीनों परतों को प्रभावित करता है तो जो रोग हो जाता है उस रोग को कहा जाता है मेनिनजाइटिस। कौन सा रोग हो जाता है जी? मेनिनजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है, जो बहुत गंभीर बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है। और इन तीनों परतों को अगर एक साथ आपको कहना हो, एक नाम देना हो, तो आप क्या नाम दीजिएगा इसका? मेनिनजीज। क्या नाम देंगे? मेनिनजीज। और मेनिनजीज में स्वेलिंग आ जाना मेनिनजाइटिस कहलाता है, जो इंटेरोवायरस के कारण होता है। चलिए, तो याद कर लीजिए, शरीर का तापमान नियंत्रित करने का काम किसका हो गया? हाइपोथैलेमस। मेडुला ऑब्लिंगाटा जो होता है यह रेट ऑफ रेस्पायरेशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगाटा जो है यह रेट ऑफ रेस्पायरेशन को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। और सेरिबेलम जो है यह क्या काम करता है? तो बॉडी को बैलेंस करता है। सेरिबेलम क्या काम करता है? बॉडी को बैलेंस करता है। मांसपेशियों को बैलेंस करने का काम किसका है? सेरिबेलम का। और सेरिबेलम मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो पश्च मस्तिष्क का, हिंड ब्रेन का भाग है। समझ में आई बात? तो यह क्या काम करेगा? बॉडी को बैलेंस करने का, निर्धारित नियंत्रित करने का काम करेगा। और इसको स्टिमुलेशन कहां से मिलता है? सेरिबेलम को स्टिमुलेशन जो है वो कहां से मिलता है? तो ईयर से मिलता है, कान से मिलता है। जैसे ये कान का जो आप बाहरी भाग देख रहे हैं, इसको हम लोग पिन्ना के नाम से भी जान सकते हैं। एक्सटर्नल जो ईयर है, इसके अंदर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, जिसे स्टेपिज कहा जाता है। तो यही स्टिमुलेशन देता है किसको? सेरिबेलम को, बॉडी को बैलेंस करने के लिए। तो आउटर ईयर का जो ये भाग है, इसका सुनने में कोई रोल नहीं है, केवल ये साउंड की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके ईयर ड्रम के तरफ भेज देता है और बॉडी को बैलेंस करता है। दो ही इसका काम है। ठीक है। चलो, तो ये बॉडी को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का जवाब दीजिए। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है। ध्वनि तरंग को अगर एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आप भेजें तो उसका क्या जो है अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आता है। फटाफट बताइए क्या है जिसमें कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आता है जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है? वेरी गुड। जितने लोगों ने आवृत्ति कहा है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। क्या चेंज नहीं होता है? तो आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी जो होता है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा, जिसे एसिड रेन कहते हैं, उसमें सबसे अधिक रहती है? HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3। फटाफट बताइए एसिड रेन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होगी? एसिड रेन जो होता है, अम्लीय वर्षा जिसे कहते हैं, जो किसानों के लिए बहुत हानिकारक होता है, पूरा का पूरा फसल जो होता है वो बर्बाद हो जाता है, और मानव के त्वचा पर भी पड़े तो त्वचा संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। फटाफट बताइए उसमें अम्लीय वर्षा में किस चीज की मात्रा सबसे अधिक होगी? चलो सभी का सही जवाब आ रहा है। क्या होगा? H2SO4। किसकी मात्रा सबसे अधिक होगी? H2SO4। याद कर लीजिए एसिड रेन जो है, अम्लीय वर्षा, उसमें H2SO4 की मात्रा सबसे अधिक रहेगी। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बताइए
बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट बताइए। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो देखो बैक्टीरिया जो है इसकी खोज किसने की थी? लीवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने। वेरी गुड, डी जितने लोग आंसर दे रहे हैं सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। और बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु के बारे में किस किंगडम में पढ़ा जाता है? तो मोनेरा किंगडम, ठीक है। जीवों का जो 5 वर्गीकरण है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, उसमें बैक्टीरिया के बारे में हम लोग कहां पढ़ते हैं? तो मोनेरा किंगडम में पढ़ते हैं। और इकलौता धरती का जीव बैक्टीरिया है जो कैसा होता है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होता है। और एक कोशिकीय होने के साथ साथ यह क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। चलिए एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, बताइए। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अमीबा का प्रचलन अंग जो होता है उसे क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। पैरामीशियम का जो प्रचलन अंग है उसे सिलिया कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है उसका प्रचलन अंग क्या है? व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया? फटाफट कमेंट कर करके आंसर दीजिए। व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया? फटाफट बताइए। व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन बताओ जल्दी। हाँ, वेरी गुड, आंसर आ गया। सूरज कुमार कह रहे हैं फ्लैजिला। बिल्कुल सही जवाब है। बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है जी? फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला। एक और प्रश्न पूछते हैं, बताइए। बैक्टीरिया के कोशिका के बाहर में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाया जाता है। वह सेल वॉल किस चीज का बना हुआ रहता है? द आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाई, फटाफट बताओ, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होगा? तो जितने लोगों ने पेप्टिडोग्लाइकेन कहा है सभी लोगों का जवाब सही है। किस चीज का बना हुआ होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ रहता है बैक्टीरिया का सेल वॉल। और इस बैक्टीरिया के खिलाफ जो लड़ाई दवा काम करता है उस दवा को कहा जाता है एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। और सबसे पहला प्रतिजैविक किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, जिस प्रतिजैविक का नाम था पेनिसिलिन। चलिए याद हो गया, तो इतना याद रखिए, मामला निपट जाएगा। बैक्टीरिया में पोषण जो अगर पूछ दे आपसे कि बैक्टीरिया में पोषण कैसा होता है, न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी होता है, स्वपोषी, और हेट्रोट्रॉफ भी होता है, परपोषी। अगर ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया का नाम पूछे तो याद कर लो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, यह कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। और अगर परजीवी बैक्टीरिया, पैरासाइट बैक्टीरिया का नाम पूछे तो जितने भी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया आपको मालूम है सबका सब क्या है? परजीवी है। साथ ही साथ यह प्रश्न पूछा था परीक्षा में कि बताइए ई कोलाई जो है, जो हम लोगों के इंटेस्टाइन में रहता है और भोजन को पचाने में सहायक होता है, तो प्रश्न पूछा था कि ई कोलाई जो होता है इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो ई कोलाई का न्यूट्रिशन याद कर लीजिए, कैसा होगा? इंडो पैरासाइट, शरीर के अंदर रहता है। कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो सैप्रोफाइटिक भी होता है, मृत जीवी जिसे कहते हैं, मरे हुए सड़े गले चीजों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो मृत जीवी अगर पूछे तो याद कर लीजिए कौन सा? डिकम्पोजर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? डिकम्पोजर बैक्टीरिया, या फिर मिथेनोजेन बैक्टीरिया, या फिर मिथेनोजेन बैक्टीरिया। यह सब बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो मृत जीवी होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। समझ गए? तो बैक्टीरिया का पूरा कहानी आपको हमने बता दिया, याद कर लीजिएगा, इसको काम आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12, मैच करने वाला एक फिर से प्रश्न है, ध्यान से मैच करिए इसे। सूची को मैच करना है, मिलान करना है, फटाफट बताइए। सूची 1 में है अफीम, हींग, रबड़, कुनैन। बी में छाल, जड़, फल, तना। किससे क्या प्राप्त किया जाता है? बताइए, किससे क्या प्राप्त किया जाता है? देखिए, अगर और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं तो जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं, पहला काम करिए, सेशन को लाइक करिए। पहला काम करो, सेशन को आप लाइक करो। अगर ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन आपको लग रहा होगा तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। हाँ, टेलीग्राम पर आज हम कह देंगे टेक्निकल टीम के द्वारा, वो आपको सेंड कर दिया जाएगा प्रश्न। चलिए बताइए,
फटाफट बताइए, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। कौन किससे प्राप्त किया जाता है, इस प्रश्न में आपको बताना है कौन किससे प्राप्त किया जाता है। वेरी गुड, लगातार सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है। जितने लोगों ने बी कहा है कि सर इस प्रश्न का जवाब बी होगा, उन लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, देखिए अफीम जो होता है यह किससे प्राप्त किया जाता है, तो फल से। कल भी हमने बताया था बिना पके फल से प्राप्त किया जाता है, बिना पके फल के लैटेक्स से। ठीक है, हींग जो होता है वह किससे प्राप्त किया जाता है, तो जड़ से प्राप्त किया जाता है। रबर जो होता है यह किससे प्राप्त किया जाता है, तो तना से प्राप्त किया जाता है। और कुनैन जो है यह किससे प्राप्त किया जाता है, छाल से प्राप्त किया जाता है, जिससे मलेरिया का दवाई भी बनता है। ठीक है, मलेरिया का क्या बनता है जी, दवाई भी बनाने का काम होता है, कुनैन। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13। 4 हार्मोन का नाम आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि रिप्रोडक्शन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। विच हार्मोन इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्शन। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। प्रत्यक्ष प्रजनन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ हार्मोन कौन सा है, फटाफट बताइए। प्रजनन से प्रत्यक्ष रूप से कौन सा हार्मोन जुड़ा हुआ नहीं है। विच हार्मोन इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्शन। सबका सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, मजा आ गया। चलो, जितने लोगों ने डी कहा है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है, पैराथोमोन। ठीक है, पैराथोमोन जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है यह कौन सेक्रीट करता है, तो टेस्टिस। कौन करेगा, टेस्टिस के द्वारा सेक्रीट होता है। चलिए एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो मानव शरीर के तापमान से कितना कम रहना चाहिए जी, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना चाहिए। ताकि यह जरूरी है, किस लिए, ताकि सीमेन स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके और स्पर्म जो हो वो लिविंग रह सके। इसके लिए क्या जरूरी है, टेस्टिस का टेम्परेचर मानव शरीर के तापमान से कितना कम रहना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए टेस्टिस के ऊपर एक थिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। उस थिक मेम्ब्रेन का नाम बताइए, फटाफट बताइए। एक थिक मेम्ब्रेन पाया जाता है जो टेस्टिस के टेम्परेचर को सामान्य शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। उस मेम्ब्रेन का नाम बताइए। वेरी गुड, सही जवाब आने लगा। कृष्णा कुमार, संदीप प्रसाद, दोनों लोगों का सही जवाब है एस्क्रोटम। क्या कहलाएगा, एस्क्रोटम। याद कर लीजिए, एस्क्रोटम जो है एक थिक मेम्ब्रेन है जो टेस्टिस के टेम्परेचर को क्या करता है, सामान्य शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करने का काम करता है। और एस्ट्रोजन तो सभी लोग जान ही रहे हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन है जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सारे कामों के लिए। और टेस्टोस्टेरोन जो हो गया ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मॉस्टक और बियर्ड्स का आना, आवाज का भारीपन, आवाज का भारी हो जाना, या फिर स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होना, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, कुछ नहीं में से कुछ का, यहां सर्जन नहीं सृजन होगा, सृजन, ठीक है, सृजन कर लेना। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका उत्तर, फटाफट बताइए क्या होगा। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है। थोड़ा सा हम इसमें आपका हेल्प कर देते हैं, आइंस्टीन ने दिया था यह नियम। किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। अब तो सभी लोग सही बता ही दोगे, फटाफट बताओ क्या होगा इसका उत्तर। नियम जो है वो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है। वेरी गुड, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण इस नियम के विरुद्ध है। क्या, कुछ में से कुछ का सृजन। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, 8वीं क्लास का क्वेश्चन है। गैस फ्लेम, ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं।
फटाफट बताइए। आंसर आने लगा। कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ए भी कुछ लोग कह रहे हैं जी। फटाफट बताइए क्या होगा उत्तर। गैस फ्लेम ब्रैकेट में है ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? देखिए इसे क्या कहा जाता है? नॉन ल्यूमिनस जोन। क्या कहा जाता है? नॉन ल्यूमिनस जोन। ऐसे यहां पर ब्लू जोन जो है ना, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा गया है। नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और यह ज्वाला का क्या होता है? सबसे बाहरी भाग होता है। इस कारण से यह क्या होता है? सबसे गर्म होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसका कलर याद कर लीजिएगा, कैसे रंग का होगा? तो फ्लेम का सबसे बाहरी भाग ब्लू कलर का होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर दीजिए। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? ठीक है, ऑप्शन 4 ऑप्शन है, पढ़ करके आराम से उत्तर दीजिए। शीतकाल यानी ठंडे के दिन में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रखती हैं, इसका क्या कारण है? फटाफट बताइए। आंसर आने लगा। सी 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 लगातार आ रहा है। हाँ, बहुत आसान सा प्रश्न है, आराम से बताइए क्या होगा इसका उत्तर। सबका सही है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। दो कमीजों के बीच वायु रोधी परत उष्मा को रोकने का काम करती है। कॉमन था इसमें, अगर पढ़ते पहला तो ऐसे ही आप काट दोगे। दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं। तो देखो ऐसा अगर प्रश्न आए तो जो आपको अल्टर ऑप्शन लगे उसको काट करके हटा दीजिए, ठीक है। मोटा हो जाएगा ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के ऑप्शंस को आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने लोगों ने सी कहा है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? यानी यकृत जो है वो किस चीज का संश्लेषण करता है? संश्लेषण का मतलब होता है तैयार करना, ठीक है। लीवर जो है वो क्या तैयार करता है? फटाफट बताइए। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए कि लीवर जो है वह किस चीज का संश्लेषण करता है? बताइए। वेरी गुड। जितने लोगों ने विटामिन ए कहा है सभी लोगों का उत्तर सही है। और विटामिन ए का संश्लेषण कौन करता है? यकृत करता है, लीवर करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे विटामिन ए का रासायनिक नाम तो क्या बताइएगा? रेटिनॉल। क्या बताइएगा? रेटिनॉल। वैसे ही बताइए विटामिन ई और के का रासायनिक नाम। विटामिन ई और के का रासायनिक नाम फटाफट बताइए। विटामिन ई और के का रासायनिक नाम। वेरी गुड। टोकोफेरॉल। के का फाइलोक्विनोन। सबका सही जवाब है विटामिन ई, टोकोफेरॉल एंड फाइलोक्विनोन। चलिए फटाफट बताइए। विटामिन डी का रासायनिक नाम बता दीजिए। विटामिन डी का बताइए। विटामिन डी का बताइए। वेरी गुड। क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। तो ये रासायनिक नाम आपको एकदम याद कर लेना है, ठीक है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, रासायनिक नाम एकदम याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 18। और ये याद रहना है विटामिन ए का संश्लेषण कौन करता है? तो लीवर करता है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? हमारे शरीर में त्वचा के सतह के नीचे मौजूद वसा
किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, बताइए, फटाफट उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका जवाब? प्रश्न संख्या 18 का उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका जवाब? वेरी गुड, जितने लोगों ने कहा है शरीर की ऊष्मा की क्षति, शरीर की ऊष्मा की क्षति, शरीर का जो हीट है उसको क्या करता है? अवरोध करता है, ठीक है, शरीर की ऊष्मा की क्षति। चलिए ई कैसे होगा, ई कैसे आप बोल रहे हो? चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट होगा, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक, अपवर्तनांक क्या है? डायमंड का आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, फटाफट बताइए। हाँ आदित्य झा, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी, बिल्कुल सही है आपका। चलिए बताइए, हीरा जो होता है उसका अपवर्तनांक क्या है? हीरे का अपवर्तनांक फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, हीरा जो है डायमंड, उसका अपवर्तनांक क्या है? वेरी गुड, सबका सही जवाब है। जितने सारे लोग कह रहे हैं 2.42, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा? 2.42। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? सबसे जल्दी जल्दी कौन विटामिन बनता है? बताइए, सबसे अधिक तीव्रता से कौन सा विटामिन बनता है? मानव शरीर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विच विटामिन इज मोस्ट रैपिडली प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, फटाफट बताइए। वेरी गुड, जितने लोगों ने कहा है विटामिन डी, सभी लोगों का उत्तर सही है। याद कर लीजिए, विटामिन डी जिसका सबसे रिच सोर्स किसको माना जा सकता है? सूर्य के प्रकाश को। छत पर बैठने के लिए बोला जाता है ना मॉर्निंग का, सुबह का पहला धूप लेना, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है ये मानव शरीर में सबसे तीव्रता के साथ बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर दीजिए। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? आज यह गलत नहीं होना चाहिए, हमने पूछा था, बताइए तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? काले हो जाएंगे, बिल्कुल काले नहीं हो, सुबह का धूप कह रहे हैं, दोपहरिया में बैठने के लिए थोड़े आपको कह रहे हैं जी। बोरे बैठिए, बोरे बोरे, दोपहरिया में बैठिएगा तो काला हो ही जाइएगा, टैन हो जाएगा पूरा शरीर। सुबह के मॉर्निंग में बैठे। चलिए बताइए, कौन प्रश्न है, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? निकोटीन, हेरोइन, मारिजुआना या कोकीन? फटाफट बताइए, सबका सही है। क्या होगा? निकोटीन। क्या होगा? निकोटीन इज द राइट आंसर। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन। चाय में अगर पूछ देता क्या होता है तो बताए थे ना, याद है आपको? चाय में थीन, कॉफी में कैफीन। याद कर लीजिएगा, तंबाकू में निकोटीन, चाय में थीन, कॉफी में कैफीन। याद कर लो फटाफट, ये सब बेसिक चीज है, याद रहना ही रहना चाहिए। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर दीजिए। मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? ऑक्सीजन रहित का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? ऑक्सीजन रहित का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन के साथ कि ऑक्सीजन के बिना? ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन के एब्सेंट में। बताइए फटाफट बताइए। मिल्क में प्रोटीन होता है जी, कैसीन नामक प्रोटीन होता है। मिल्क में प्रोटीन है, उसमें निकोटीन थीन नहीं। दूध पी के पता चला घूम रहे हो, माथा घूमने लगा, तो दूध में नहीं है, दूध में प्रोटीन है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाते हैं का काम करती है? वाह, सबका सही जवाब है। क्या होगा? फुफ्फुस धमनी। क्या होगा प्रश्न का उत्तर? फुफ्फुस धमनी, जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी, प्लूरल नहीं, पल्मोनरी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए। आर्टरी, आर्टरी जो होता है कैसे ब्लड को ले जाता है? प्योर। प्योर जैसे ही लिखे ना तुरंत समझ जाइएगा, प्योर लिखे तुरंत समझ जाना। क्या समझोगे? O2 प्लस ब्लड। क्या समझिएगा? O2 प्लस ब्लड। भेन, भेन तो भेन मतलब सिरा, आर्टरी मतलब धमनी, भेन मतलब
सिरा। तो सिरा जैसे ही लिखें तुरंत समझ जाइएगा क्या, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब CO2 प्लस ब्लड, ठीक है, CO2 प्लस ब्लड। लेकिन जैसे ही इस आर्टरी के आगे, ठीक है, जैसे ही इस आर्टरी के आगे पल्मोनरी लग गया तो पल्मोनरी का मतलब हो जाएगा उल्टा, चेंज हो जाएगा, अपवाद हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है पल्मोनरी आर्टरी तो आप क्या बताइएगा, इम्प्योर। क्या बताइएगा, इम्प्योर ब्लड। और अगर आपसे पूछते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जिसको हिंदी में कहेंगे फुफ्फुस, पल्मोनरी को क्या कहेंगे, फुफ्फुस, वेन को सिरा। तो फुफ्फुस सिरा अगर पूछ दे तब क्या कहिएगा, प्योर। तो आपसे क्या प्रश्न पूछा गया, ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाने का काम कौन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। तो जितने लोगों ने सी आंसर टिक किया है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है, बताइए। वाष्प जो है उसको सीधे ठोस में बदल देने का काम कौन करेगा, फटाफट बताइए। जितने सारे लोग देख रहे हैं, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको तो सारे लोग एक बार पहले लाइक करिए वीडियो को, उसके बाद फिर आगे और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो सारे लोग लाइक एक बार जरूर कर दीजिए, सेशन को लाइक करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को पहुंचाइए भी ताकि जितने सारे स्टूडेंट 67th बीपीएससी दे रहे हैं, सीडीपीओ दे रहे हैं या फिर बिहार एसआई का मेंस दे रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। तो सारे लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है फटाफट लाइक कर दो। बताइए कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में बदल देती है, वाष्प को सीधे ठोस में बदल देने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। वेरी गुड, जितने लोगों ने कहा है संघनन या कंडेंसेशन सभी लोगों का उत्तर सही है। देखिए पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होकर के कहां जाता है, ऊपर आकाश में गया। तो पानी गर्म होकर के ऊपर जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, वाष्पोत्सर्जन। फिर ऊपर में जाने के बाद वो गर्म पानी का क्या होता है, संघनन, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन होने के बाद वो वाटर के ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, ठीक है, और उसके बाद धरती पर गिरता है। तो क्या हो जाएगा, संघनन। क्या होगा, संघनन होगा। तो जितने लोगों ने संघनन कहा है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। क्या हो गया, संघनन, ठीक है। तो संघनन प्रक्रिया का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 24। मनुष्य के आहार नाल का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, मानव के आहार नाल का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, फटाफट बताइए। मनुष्य के आहार नाल का, हाँ वाटर लिक्विड है तो बर्फ कई बार नहीं गिरता है ऊपर से, वो तो नीचे गिरते गिरते लिक्विड हो जाता है। चलिए बताइए आहार नाल का सबसे बाहरी भाग, फटाफट बताइए। मनुष्य के आहार नाल का सबसे बाहरी भाग का नाम बताइए। मनुष्य के आहार नाल का सबसे बाहरी भाग, वेरी गुड, जितने लोगों ने ए कहा है सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है, सिरोसा। आहार नाल का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, सिरोसा। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बाहरी भाग सिरोसा कहलाता है, ठीक है। और याद कर लो मानव का आहार नाल जो है उसकी पूरा का पूरा जो लेंथ होता है वो लगभग 30 फीट होता है। कितना फीट होता है आहार नाल का कंप्लीट लेंथ, लगभग 30 फीट, ठीक है, या 9 मीटर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग 30 फीट या फिर 9 मीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 25। बताइए ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ऑप्शन ए है आयनिक बॉन्ड, बी है हाइड्रोजन बॉन्ड, सी है सहसंयोजी बॉन्ड जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, या फिर वंडरवाल बॉन्ड। फटाफट बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए, फटाफट। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों का लाइक रुका हुआ है जी, फटाफट लाइक करिए तब सेशन को और आगे बढ़ाएंगे। फटाफट लाइक कर दो, बताइए जल्दी क्या होगा। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से किस बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, किस बंध के द्वारा कार्बन के परमाणु जुड़े हुए रहते हैं ग्रेफाइट में, बताइए।
बिल्कुल सही है सभी का। सहसंयोजी क्या हो जाएगा? सहसंयोजी, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए आप ऐसे ही समझ जाइएगा, ये इनऑर्गेनिक ऐसे समझो, आयोनिक बॉन्ड जो होगा ना, यह किसके बीच में बनता है? तो मेटल और नॉन मेटल। आयोनिक बॉन्ड कभी भी किसके बीच में बनेगा? मेटल और नॉन मेटल के बीच में, धातु और अधातु के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड रहता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जो रहता है, जिसे हम लोग सहसंयोजी बंध भी कहते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड कभी भी बनेगा तो यह याद कर लीजिए, दो नॉन मेटल के बीच में बनेगा। ठीक है, दो किसके बीच में बनेगा? दो नॉन मेटल। और इसको पहचानने का तरीका भी हमने बता दिया था आपको। आउटर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम मेटल, 4 से अधिक नॉन मेटल, आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो जैसे ही आपने देखा तो तुरंत आपका आंसर निकल करके आ जाना चाहिए था, क्या? सहसंयोजी। ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, सीधे याद कर लीजिए फोन। F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ जैसे ही हाइड्रोजन मिलेगा, क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जैसे ही हाइड्रोजन मिलेगा तो वो बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? तो वो बॉन्ड याद कर लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके किसके साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मिला, जैसे वाटर। ठीक है, H2O वाटर हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा, HF, जिसका उपयोग किया जाता है कांच के ऊपर लिखने में। तो उन सबका बॉन्ड क्या हो जाएगा? तो उन सबका बॉन्ड हो जाएगा, कौन सा बॉन्ड हो जाएगा बताइए? हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड। सहसंयोजी बॉन्ड किसके बीच में? तो दो नॉन मेटल के बीच में। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 26। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट, फटाफट बताइए क्या होगा इसका उत्तर। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, चुंबकीय, ऊष्मीय, यांत्रिक या रासायनिक। बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर दीजिए। तो जितने लोगों ने मैकेनिकल कहा है, यांत्रिक, सभी लोगों का सही है। विद्युत मोटर एक ऐसा मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? बताइए, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन फूल का प्रजनन अंग नहीं है? कौन फूल का प्रजनन अंग नहीं है? फटाफट बताइए। निम्नलिखित में से कौन पुष्प का प्रजनन अंग नहीं है? प्रश्न संख्या 27 का उत्तर दीजिए। वर्तिका कैसे आप कह रहे हो? चलो देखो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, बाह्य दल। क्या होगा? बाह्य दल, सेपल्स। ठीक है, आपको याद होगा हमने फ्लावर का डायग्राम भी बना करके आपको बताया था। फ्लावर का जो इस तरीके का बीच वाला भाग होता है, ये पूरा का पूरा फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? बीच का पूरा फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और यहां पर पुष्प का क्या हो जाता है? इस तरीके से यह बाह्य दल निकल करके आ जाता है। तो ये वाला जो भाग है ना, सबसे ऊपरी भाग जिसे आप देख रहे हैं, इस भाग को कहा जाता है एस्टिग्मा। क्या कहते हैं? एस्टिग्मा। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? एस्टाइल। और इसे क्या कहते हैं? ओवरी। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिलकर के क्या बनाता है? तो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम लोग गाइनोसियम कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, ये सब तो होगा ही। एंथर भी होगा। आप कहोगे कि एंथर कैसे सर? एंथर तो इसमें है नहीं। तो इसे हम लोग कहते हैं एंथर। और एंथर जो होता है, यह क्या है? फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन परागण बनता है, परागण बनता है। ठीक है, हाँ, पंडित सर साइंस अच्छा हो गया है या क्वेश्चन इजी है? जो समझो आंसर सही आ रहा है आपका तो खुश रहो खूब। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? बाह्य दल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 28।
प्रश्न संख्या 28 का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? किस जीव का रक्त सफेद होता है, बताइए, फटाफट बताइए। किस जीव का रक्त सफेद होता है? आंसर करिए। वाह, सभी का सही जवाब है। क्या हो गया? किस जीव का रक्त सफेद होगा? तिलचट्टा। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा उठपटांग है, समझना क्या, तिलचट्टा का रक्त नहीं है वो, ठीक है, रक्त मत समझिएगा, वो प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रोटीन, हीमोसियानिन कहते हैं उसे। वो क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कभी चिपा उपा जाए तिलचट्टा पैर से तो देखिएगा व्हाइट कलर का निकलता है, जो वो प्रोटीन होता है, हीमोसियानिन उसको कहते हैं, ठीक है। मच्छर तो होगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मच्छर में खून होता है कि नहीं होता है? बताइए, मच्छर में खून होता है कि नहीं होता है? हाँ, देखो मच्छर में खून नहीं होता है, ठीक है। मच्छर में ब्लड जो होता है वो नहीं होता है, वो हम ही लोगों का खून आकर के पी लेता है और उसके जाकर के ब्लडर में वो खून भरा हुआ रहता है। इसलिए मच्छर को नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? वो अपना ही खून है, ठीक है। मच्छर को क्यों नहीं मारो? वो अपना ही खून रहता है, उसके पास अपना कोई ब्लड नहीं रहता है, हम ही लोगों का ब्लड पी करके वो चुपचाप बैठा हुआ रहता है, इसलिए मच्छर को नहीं मारना चाहिए। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, बताइए। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? फटाफट बताइए, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? वाह, सबका सही जवाब है। क्या है? CH4। क्या है? CH4, मीथेन, ठीक है। इसे हम लोग दो नाम से और जानते हैं। क्या क्या नाम? बायोगैस और गोबर गैस। बायोगैस और गोबर गैस, गोबर के डिकम्पोज होने से बनता है। आज का लास्ट प्रश्न आपके लिए ये रहा, सही जवाब दीजिए इसका। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति है, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? फटाफट बताइए, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? जितने सारे लोग जुड़ गए हैं, सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सेशन को जोरदार तरीके से सारे लोग लाइक कर दीजिए। फटाफट बताइए, लोहे में जंग लगने की जो स्थिति है वो क्या है? वेरी गुड, जितने लोगों ने कहा है जल और ऑक्सीजन, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। लोहे में जंग लगने की स्थिति क्या है? जल और ऑक्सीजन है। तो किसका कितना नंबर आया? आज तो हम उम्मीद करते हैं कि 30 में 30 आपका आया होगा, ठीक है। साइंस का देखो ऑलमोस्ट बहुत सारा जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो हमने करा दिया है। अगर उसको आप एक बार बढ़िया से देखते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वो आपका तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। तो लोहे में जंग लगने की स्थिति क्या हो जाएगी? जल और ऑक्सीजन। तो किसका कितना नंबर आया? हमको लग रहा है सभी का 30 में 30 ही आया होगा। धमाकेदार आप लोगों का आज परफॉर्मेंस था, वेरी गुड। जितने लोगों का आया है सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा जोश से, पूरी एनर्जी से, पूरी ऊर्जा लगा करके, खूब मन लगा करके, खूब मेहनत करिए, जम करके पढ़िए। इस बार का रिजल्ट आपका निश्चित होगा। इसी पूरी विश्वास के साथ अपनी 100% एनर्जी को झोंक दीजिए, पूरी ऊर्जा को लगा दीजिए। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि इजी चीज को एक्सेप्ट करने से अच्छा है कि अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए हार्डनेस की तरफ जाया जाए, ठीक है। जितना भी मुश्किल में आप तपिएगा, जैसे कार्बन है उसको खूब तपाया जाता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर झेलता है, तो कार्बन ही किस में बदल जाता है? हीरे में बदल जाता है। बदलता है ना जी, हीरा जिसका मूल्य बहुमूल्य हो जाता है, बहुत महंगा मिलता है। और जो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर झेल रहा हो, कोयला बन करके निकलता है। तो किसी ने लिखा है, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। तो पूरी ऊर्जा, पूरे जुनून, पूरे उत्साह के साथ लगे रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए, हमेशा सकारात्मक विचार करिए, निगेटिव विचार कभी भी अपने मन में मत आने दीजिए। अपने विचारों को पूरा का पूरा पॉजिटिव बना करके रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के सेशन को यहीं पर